हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बुक में से चौथा चैप्टर ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करवाऊंगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जैसा कि मुनरो ने कहा है, मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए उन राजकीय परामर्शदाताओं की संस्था को कहा जा सकता है जिनको लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मंत्रिमंडल की जो जननी है वो प्रिवी काउंसिल है। प्रिवी काउंसिल वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन या सम्राट के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते हैं। इस प्राचीन संस्था से ही मंत्रिपरिषद उत्पन्न हुई है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रिवी काउंसिल शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी। वह एक विचार विमर्श करने वाली संस्था थी, किंतु धीरे धीरे उसकी सभी वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में हस्तांतरित हो गई और आज उसे शासन तंत्र में सम्मान का किंतु केवल औपचारिक स्थान प्राप्त है। प्रिवी काउंसिल का सतत अस्तित्व अंग्रेज़ों की इस मनोवृत्ति का एक उदाहरण है कि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं। वे अपने अतीत से चिपके रहना चाहते हैं। प्रिवी काउंसिल का विकास। प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की एक संस्था होती थी। उसका बड़ा महत्व था। कालांतर में जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत बढ़ गया तब उसकी दो शाखाएं हो गई। एक तो प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा प्रिवी परिषद कहलाई। प्रिवी परिषद का गठन। प्रिवी परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, यह बदलती रहती है। आजकल उसमें लगभग 320 सदस्य हैं। प्रिवी परिषद में निम्न श्रेणियों के व्यक्ति सदस्य होते हैं: वर्तमान मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, समस्त पूर्व मंत्रिपरिषदों के सदस्य, लंदन का बिशप, कैंटबरी तथा यॉर्क के आर्क बिशप, उच्च न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रसिद्ध पीयर, कॉमन सभा का अध्यक्ष, लॉर्ड सभा के विधि सदस्य, उपनिवेशों के कतिपय विख्यात राजनीतिक, इंग्लैंड के विदेशों में स्थित राजदूत, उपनिवेशों के प्रधानमंत्री और कुछ उच्च पदाधिकारी आदि। इसके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भी प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है। पदावधि। प्रिवी परिषद की सदस्यता एक बार मिलने पर जीवन पर्यंत चलती है। इसके सदस्यों को महामाननीय, राइट ऑनरेबल कहकर संबोधित किया जाता है। अधिवेशन। प्रिवी परिषद के अधिवेशन निम्नलिखित विशेष अवसरों पर ही होते हैं। नंबर एक तो नए सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर होता है और दूसरा होता है अन्य विशेष समारोह के अवसर पर। इन अवसरों को छोड़ पूरी परिषद कभी नहीं बुलाई जाती। साधारणतः 4 या 5 सदस्य ही प्रिवी काउंसिल का काम पूरा चलाते हैं। अधिवेशन के लिए केवल 3 सदस्यों की गणपूर्ति जरूरी है, कोरम। प्रिवी काउंसिल के कामों को संपन्न करने के लिए अधिकतर केवल मंत्री परिषद के सदस्य ही उपस्थित होते हैं। प्रिवी परिषद की बैठकें राजमहल में होती हैं। पहले इनमें राजा की उपस्थिति जरूरी होती थी, अब ऐसा नहीं है। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रिवी परिषद के कार्य। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ दिलाना। नंबर 2, काउंटियों के शरीफों नामक अधिकारियों की नियुक्ति करना। नंबर 3,
जुर्माना तथा सजाओं को माफ़ करना। 4. डिक्रीज आज्ञप्तियों और अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करना। 5. लाइसेंस प्रदान करना, अनुज्ञप्तियाँ। प्रीवी परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य परिषद आदेशों को जारी करना होता है, जिसका संबंध निम्नलिखित बातों से होता है। संसद को आमंत्रित करना, उसे स्थगित करना अथवा विघटित करने के आदेश जारी करना। नंबर 2. स्थायी सिविल सेवा संबंधी आदेश देना। नंबर 3. उपनिवेश संबंधी आदेश निकालना। नंबर 4. युद्ध संबंधी आदेश जारी करना। 5. नगरपालिका निगमों तथा अन्य निकायों को आज्ञा पत्र प्रदान करना। यहाँ यह स्मरणीय है कि वास्तव में इन आदेशों से संबंधी निर्णय मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं, किंतु ये प्रीवी परिषद के नाम से जारी किए जाते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य ही प्रीवी परिषद के सदस्य की हैसियत से उपयुक्त सारे काम करते हैं। प्रीवी परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण काम है न्याय करना। यह काम प्रीवी परिषद की न्याय समिति द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें लॉर्ड चांसलर, 6 अन्य लॉर्ड, उपनिवेशों के कुछ न्यायाधीश और परिषद के वे सब सदस्य होते हैं जो न्याय विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं। यह समिति सन 1833 में स्थापित की गई। पहले यह ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती थी। उपनिवेशों की अंतिम अपील इसी समिति में होती थी, परंतु उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने के कारण अब इन देशों के विवाद इस परिषद के समक्ष नहीं आते। फिर भी यह ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायपालिका है। यह धार्मिक न्यायालयों और नाविक न्यायालयों की अपीलें सुनती है। प्रीवी काउंसिल की समितियाँ। प्रीवी काउंसिल के कार्य उसकी अनेक समितियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति न्याय समिति है। व्यापार मंडल, शिक्षा मंडल आदि आरंभ में प्रीवी परिषद की ही समितियाँ थी। प्रीवी परिषद विमर्शात्मक निकाय नहीं है। वर्तमान समय में प्रीवी परिषद एक विमर्शात्मक निकाय नहीं है। उसकी शक्तियाँ मंत्री परिषद में चली गई हैं। ओग तथा जिंक के शब्दों में अब प्रीवी परिषद एक विमर्शात्मक अथवा परामर्शदायी निकाय नहीं है। उसके प्रारंभिक दिनों के विमर्शात्मक कृत्य अधिकांशतः मंत्री परिषद में हस्तांतरित हो गए हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि प्रीवी परिषद के प्रशासकीय तथा परामर्शदायी कार्य उससे छीन लिए गए हैं, परंतु उसकी न्याय समिति लंबे समय तक लाभदायक एवं महत्वपूर्ण काम करती रही है। मंत्रिमंडल का विकास। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है तथा परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है। सिर्फ 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीज प्रीवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। विटनेजमोट से मैग्नम काउंसिल तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ। कालांतर में क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का विकास हुआ तथा मैग्नम काउंसिल से संसद का हुआ। कबाल। प्रीवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अभ्युदय हुआ। बड़े आकार के कारण प्रीवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के योग्य नहीं रह गई थी। इसलिए सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगा। इसी समिति काउंसलरों की परामर्शदात्री समिति को कुछ समय पश्चात कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स सेकंड के शासनकाल को मंत्रिमंडल का आरंभिक काल कहा जा सकता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रीवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह
कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। सदस्यों की इस अनौपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई। क्योंकि इसके 5 सदस्य थे और जिनके नाम के पहले अक्षर से CABAL अक्षरों से कबाल बना। कबाल में मंत्रिमंडल पद्धति का मूल पाया जाता है। यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी तथा संसद में विधि निर्माण के प्रस्ताव पेश करती थी। संसद के प्रति उत्तरदायित्व। चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्टैफर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्यवाही की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया है। इसी प्रकार चार्ल्स सेकंड के काल में संसद ने डैनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। अर्थात आज मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। एक दलीय मंत्रिमंडल। विलियम थर्ड शुरू में दोनों दलों व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी से मंत्री नियुक्त करता था, लेकिन इससे उत्पन्न असुविधा के कारण उसने सन 1693 से 1696 में अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए। सन 1696 में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो सबसे पहले एक दल से गठित किया गया था और संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था। अगली बात है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। इसी में जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज सेकंड अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। अन्यथा पहले सभी सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। अतः जॉर्ज प्रथम और सेकंड को अंग्रेजी न आने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में जाने से मना कर दिया या भाग लेना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मंत्रिमंडल को अपने बैठकों के लिए एक अध्यक्ष चुनना पड़ा और इसी कारण वालपोल नाम का मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने लगा। यद्यपि वालपोल बार बार कहता रहा कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, तो भी उसे इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। उसी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया और वालपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल का ब्रिटेन में विकास हुआ है। पहले जो प्रीवी काउंसिल थी उसमें कबाल का निर्माण हुआ। कबाल में 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों के जो अक्षर पहले अक्षर से लिए गए CABAL। कबाल ही आगे जाके मंत्रिमंडल कैबिनेट बना और फिर ये परंपरा चली चार्ल्स प्रथम के काल में कि सारा मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। विलियम थर्ड ने 1696 में एक ही दल से मंत्रिमंडल का गठन करने का परंपरा डाली और उसके बाद जॉर्ज प्रथम और सेकंड की अंग्रेजी भाषा में पकड़ न होने के कारण प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री वालपोल बने और उन्होंने ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया। इस प्रकार ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का प्रीवी काउंसिल से विकास हुआ, जो आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और एक ही दल से उसका गठन भी होता है और संसद में बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसी का मंत्रिमंडल बनता है और वो सभी सामूहिक रूप से सम्राट के प्रति न होकर संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटा भी सकती है। ये आज का
टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।